भारत के भूगोल को सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर देखने जा रहे हैं। जीएस का ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, उसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास को कंप्लीट रूप से एक ही वीडियो में करवाया था। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज भारत के भूगोल को कंप्लीट एक वीडियो में करवाने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस मिलेंगे, जो भी आपको पीडीएफ वगैरह मिलती हैं, चाहे वो जीएस की हो, करंट अफेयर्स की 20 सितंबर को लॉन्च हो रही है पूरी वार्षिक की पीडीएफ, वो आपको जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम के लेवल की ही मिलेंगी। जैसे पीसीएस का है तो वो पीसीएस में वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है उसी के लेवल की ही मिलेगी। ओके, तो आप चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई पीडीएफ हो या कोई और कंटेंट हो, उस पर आप लोग पूरा विश्वास कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से पहले जो 6 बड़े देश है उसमें रूस सबसे बड़ा है, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये पूरा अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है, जबकि मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। यानी जो 6:45 से 8 डिग्री 4 मिनट है, ये भारत का समुद्री विस्तार है। खासकर जो भारत के द्वीप हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, मुख्य भूमि तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, भारत स्थलीय भाग के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री जिसको कहा जाता है, वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है तथा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, और ये क्रम से दिया गया है, आप मैप में देख भी सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पाया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहा जाता है। सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। ओके, भारत की जो मानक समय देशांतर रेखा है, ये 82.5 डिग्री, वो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओके, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर कौन कौन से हैं? कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, उसके जो सबसे पास स्थित शहर है भारत के, उसमें भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। और कर्क रेखा कितनी है? 23:30। ओके, 23.5 डिग्री भोपाल है। जबलपुर 23 डिग्री 19 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 11 मिनट पर, रांची 23 डिग्री 11 मिनट पर, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट पर, आइजोल 23 डिग्री 36 मिनट पर, अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट पर, कोलकाता 22 डिग्री 30, रायपुर 21 डिग्री 16 मिनट और जोधपुर 26 डिग्री 29 मिनट। यानी ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो कर्क रेखा के निकटतम स्थित हैं। ये पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता भी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान में ही ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखिएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार द्वीप के 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी, जिसको केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी या केप कोमोरिन है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात का गुहार मोती या गौहर मोथा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, जबकि भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, लद्दाख में स्थित है। वर्तमान में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से?
सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ओके, ये 9 राज्य भारत के तट रेखा संलग्न करते हैं। सिक्किम राज्य की सीमाएं 3 देशों से लगती हैं, नेपाल, भूटान और चीन से। भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है। भारत का त्रिपुरा राज्य 3 तरफ बांग्लादेश की तरफ से घिरा है। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा, इसको अभी हमने आपको बता ही दिया। भारत के औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आयोग 9 ही मानता है उत्तर, जबकि राज्य तो 8 हैं और एक जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन आयोग उसको 9 ही मानता है, तो आप लोग भी उसमें 9 ही लगाइएगा। ओके। भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश बांग्लादेश है, लगभग 4096.6 किलोमीटर। तटीय राज्यों में सर्वाधिक तटीय लंबाई वाला राज्य गुजरात है। देखिए, गुजरात की लंबाई, तटीय लंबाई अभी हाल ही में अपडेट हुई है, तो ये 1214 नहीं, लगभग अब 2320 किलोमीटर हो गई है गुजरात की तटरेखा। और भारत में सबसे अधिक लंबाई वाली तटरेखा गुजरात की ही है। ओके। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित राज्य, बांग्लादेश, ये 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। चीन की बात करें, चीन की भी सीमा 5 राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की भी सीमा 5 राज्यों से लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेपाल भी 5 राज्यों से घिरा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान की सीमा भी 4 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। जबकि अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जिसका नाम है लद्दाख। ओके। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, चीन से जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती है। ओके। पहले लगती थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हो गया, तब से वो लद्दाख का क्षेत्र हो गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत का भौतिक विभाजन देख लेते हैं। देखिए, भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हम लोग ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वतीय प्रदेश और पूर्वांचल की पहाड़ियों को पढ़ेंगे। उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान को पढ़ा जाएगा। फिर दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, मालवा पठार, दक्कन पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वी पठार के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर चौथा है तटीय मैदान और द्वीप समूह, जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। उत्तर पर्वतीय प्रदेश की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है। इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। जम्मू कश्मीर और तिब्बत में इसका विस्तार पाया जाता है। 965 किलोमीटर ये लंबा है। बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा ये अलग होता है। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। पहली है कराकोरम श्रेणी। ये भारत का सबसे उत्तरी पर्वत माना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन, जिसको केटू कहा जाता है, वो इसी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर, जो कि नुब्रा घाटी में स्थित है, वो भी कराकोरम श्रेणी के ही भाग में आता है। फिर दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। ये कराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। तिब्बत में इसको कैलाश श्रेणी कहा जाता है। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी शिखर इसी लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। तीसरा इसका श्रेणी है जास्कर श्रेणी। लद्दाख के दक्षिण और महान हिमालय के उत्तर में स्थित है ये श्रेणी। नंगा पर्वत इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। आपको बता दें, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में ही सिंधु नदी घाटी है। सिंधु नदी इन दोनों के बीच से ही होकर बहती है। फिर आते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश की तरफ। हिमालय पर्वतीय प्रदेश
3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में स्थित है। सबसे ऊपर बृहत हिमालय, इसको आंतरिक हिमाद्री या महान हिमालय भी कहा जाता है। फिर उसके नीचे लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी और सबसे नीचे बाह्य या शिवालिक हिमालय का विस्तार पाया जाता है। बृहत हिमालय की बात करें तो बृहत हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर पाई जाती है। पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक इसका फैलाव है। मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होती है ये। विश्व के सभी सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू ये सब बृहत हिमालय में ही स्थित हैं। फिर लघु हिमालय आता है। लघु हिमालय विवर्तनिक दृष्टि से शांत हिमालय माना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। चौड़ाई 100 किलोमीटर है। पीर पांजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागटिबा श्रेणी और महाभारत श्रेणी इसी श्रेणी का भाग माना जाता है। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक स्थलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। शिमला जो कि धौलाधर श्रेणी में स्थित है, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल, भिंडसर ये सभी लघु हिमालय में ही पाए जाते हैं। लघु हिमालय में घास के मैदान भी मिलते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। तीसरा है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम पर्वत श्रेणी कही जाती है। सेनोजोइक युग में इस श्रेणी का निर्माण हुआ है। गोरखपुर में इसे हुंडवा श्रेणी तथा पूरब में इसको चुरिया मुरिया श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ये श्रेणी क्रमबद्ध न होकर खंडित रूप में है। 900 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इसके निचले भाग को तराई कहा जाता है। किसके? शिवालिक हिमालय के। फिर आते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों की तरफ जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विस्तृत हैं। पूर्वोत्तर भारत के जितने राज्य हैं उनमें लगभग इनका विस्तार है। अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं पूर्वांचल की उसमें मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई बूम और डाफना पहाड़ियां। असम में मिकिर और रेगमा पहाड़ियां। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। नागालैंड में नागा पहाड़ी और मिजोरम में मीजो पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को देख लेते हैं। हिमालय को प्रादेशिक विभाजन के तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसमें जो पंजाब हिमालय है ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, देवप्रयाग, फूलों की घाटी ये सब इसी कुमायूं हिमालय में ही स्थित है। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी जैसी श्रेणियां वो नेपाल हिमालय में ही स्थित हैं। चौथा है असम हिमालय, ये तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक फैलाव है इसका। ओके, तो ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हो गया। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। हिमालय विश्व की नवीनतम मोड़दार या वलित पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। लगभग 8849 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का सर्वोच्च शिखर गाडविन ऑस्टिन K2 है जो कि पीओके में पाया जाता है। भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलंगमा और नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। ये माउंट एवरेस्ट का नाम है तिब्बत और नेपाल में। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा घाटियां पाई जाती हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं भारत के प्रमुख दर्रों या पास की तरफ। इससे सीधा प्रश्न पूछा जाता है किस राज्य में कौन से दर्रे स्थित हैं। लद्दाख में कराकोरम, चांगला और जोजिला दर्रा। जम्मू कश्मीर में पीर पांजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा और लुंग लाचा दर्रा पाया जाता है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में नीति, माना, लिपुलेख और थांगला है। सिक्किम में नाथूला दर्रा, जेलेपला दर्रा और डोकिया दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों में बोमडीला, यांगयाप, दीफू और पांगसाउ दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा है। महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट पाया जाता है। थाल घाट ये मुंबई, नागपुर और कोलकाता मार्ग प्रदान करता है, जबकि भोर घाट से होकर मुंबई और पुणे का मार्ग जाता है।
केरल में पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा पाया जाता है। सेनकोट्टा ये तमिलनाडु और केरल का मार्ग प्रदान करता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा है। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है जो कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग प्रदान करता है। शिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। नीति दर्रे से मानसरोवर कैलाश यात्रा होती है, इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा भारत और चीन का व्यापारिक मार्ग भी है। लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ये सभी दर्रों या पासेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अब आते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। आर्कियन काल की चट्टानों से बना ये विश्व का प्राचीनतम पठार है। हिमालय से पहले ही इसका निर्माण हो चुका था, एक बात ये याद रखिएगा। हिमालय प्रायद्वीपीय पठार से काफी बाद में बना है। उत्तर में अरावली, कैमूर, सिलांग पहाड़ी, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत इस प्रायद्वीपीय पठार की सीमा बनाते हैं। एक एक करके जो इसके महत्वपूर्ण पर्वत पठार हैं उसको हम लोग देखेंगे। अरावली पर्वत इसी का ही भाग है। विश्व का प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है ये। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में विस्तारित है। 1100 किलोमीटर लंबा है। वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में पाया जाता है। कभी ये बहुत ऊंचा था लेकिन वर्तमान में इसकी अपरदन से, निक्षेपण से इसकी ऊंचाई जो है वो एकदम कम हो गई है। अब लगभग ये समतल के आकार में पाया जाता है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रेणी ये दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। 1200 किलोमीटर लंबी है ये। गुजरात से बिहार तक विंध्य, भांडेर और कैमूर श्रेणी के नाम से इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर आते हैं सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत ये भारत का प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। नर्मदा और तापी की भ्रंश नदी घाटियों के बीच ये स्थित है। इसे गुजरात में राजपीपला पर्वत या राजपीपला श्रेणी, मध्य प्रदेश में महादेव श्रेणी और छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी कहा जाता है। ये इसका अलग अलग नाम है। अमरकंटक का पठार इसी श्रेणी पर स्थित है जहां से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो कि महादेव श्रेणी में स्थित है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वो इसी में ही स्थित है। ओके, फिर आते हैं मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में स्थित बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार है। काली मिट्टी का क्षेत्र है। अवनालिका अपर्दन का भी क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी अवनालिका अपर्दन काफी मात्रा में करती है। फिर आते हैं छोटा नागपुर पठार की तरफ। मुख्य रूप से झारखंड में स्थित यह पठार उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है। खनिज संसाधन संपन्न ये पठार है। भारत के रूर नाम से इसको जाना जाता है। कोयला भंडार यहाँ पर 98% भारत का जो कोयला भंडार है वो छोटा नागपुर पठार में ही पाया जाता है। रांची का पठार और पारसनाथ की पहाड़ी इसी में स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है। शिलोंग का पठार ये राजमहल पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है। गारो, खासी, जयंतिया जो कि मेघालय में स्थित है, मिकिर और रेगमा जो कि असम में स्थित है, ये सब पहाड़ियां इसी में पाई जाती हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी नोकरेक है जो कि गारो पहाड़ी पर पाई जाती है। दक्कन का पठार सतपुड़ा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी लावा से निर्मित। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में इसका विस्तार पाया जाता है। दंडकारण्य पठार जो कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा में स्थित है, वो इसी दक्कन पठार का ही भाग है। महाराष्ट्र में स्थित अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट और गाविलगढ़ की पहाड़ियां इसी में पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत की तरफ आते हैं। नर्मदा नदी से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार पाया जाता है। इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। भारत में स्थित ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है ये। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री इसको दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कलसूबाई है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है जो कि कर्नाटक में स्थित है। उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री की विभाजक रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत ये पश्चिमी घाट का ही भाग है। नीलगिरी पर्वत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में विस्तृत है। पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत का ये मिलन बिंदु है, यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट जैसे ये नीलगिरी पर्वत है,
तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत यहाँ पर आकर मिलते हैं। ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है नीलगिरी पर्वत की, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, पहली नहीं। पहली अभी बताएंगे थोड़ी देर में। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में अनाईमुडी पर्वतीय घाट स्थित है। अनाईमुडी पर्वतीय श्रेणी स्थित है। इसके भी तीन भाग हैं, अनामलाई श्रेणी, कार्डमम श्रेणी और पालनी श्रेणी। अनामलाई श्रेणी केरल और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी और दूसरी दोदा बेटा है। अनाईमुडी अनामलाई श्रेणी का भाग है और दोदा बेटा नीलगिरी का भाग है। ओके। कार्डमम श्रेणी केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, इलायची के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका नाम उसके नाम पर ही रखा गया है। पालनी श्रेणी तमिलनाडु में स्थित है। कोडई कनाल पर्यटक स्थल जो कि तमिलनाडु में है, वो इसी श्रेणी पर ही स्थित है। ऊटी और साइलेंट वैली, जिसको शांत घाटी भी कहा जाता है, वो केरल में ही स्थित है। दोनों नीलगिरी पर्वत पर ही स्थित है। ओके। पूर्वी घाट पर्वत की बात करें, प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है ये। 1800 किलोमीटर लंबा है, क्रमबद्ध नहीं है, कटा चटा है, क्योंकि बहुत सारी नदियां इधर अपना मुहाना बनाती हैं। उन्होंने इसको काट छाट के विभिन्न प्रकार के डेल्टाओं का निर्माण किया है। उड़ीसा से तमिलनाडु तक ये विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम चोटी है। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? उड़ीसा में मलयगिरी, गढ़जात और नियामगिरी। आंध्र प्रदेश में नालकोंडा, नल्लामलाई, पालकोंडा। तमिलनाडु में जवादी, शिवराय और मेलागिरी पहाड़ी पाई जाती है। मेलागिरी चंदन के वनों के लिए विख्यात है। अब आते हैं तटीय मैदान की तरफ। तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से तमिलनाडु तक विस्तृत है, तीन भागों में विभाजित है। कोंकण का मैदान दमन से गोवा तक, कन्नड़ का मैदान गोवा से मैंगलोर कर्नाटक तक, मालाबार का मैदान मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। मालाबार के मैदान में लैगून झीलें पाई जाती हैं। ओके। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो यह स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, उत्कल मैदान उड़ीसा, उत्तरी सरकार मैदान गोदावरी और कृष्णा के बीच आंध्र प्रदेश में, कोरोमंडल मैदान तमिलनाडु में पाया जाता है। कुछ और प्रमुख बातें देख लीजिए। बिष्ट दोयाब, ये ब्यास और सतलज नदी के बीच है। बारी दोयाब ब्यास और रावी के बीच। रचना दोयाब रावी और चिनाब के बीच। चाज दोयाब चिनाब और झेलम के बीच। बांगर मैदान, ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदानों को कहा जाता है। बुंदेलखंड के पठार को उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ये हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। अराकान योमा पर्वत, ये भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। गिर और मांडो पहाड़ियां, ये गुजरात में स्थित है। ओके। भारत के द्वीप समूह को देख लेते हैं। भारत में द्वीप समूहों को दो भागों में बांटा गया है, पश्चिम में लक्षद्वीप और पूरब में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, जिसमें सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार स्थित है। उत्तरी अंडमान पर सर्वोच्च चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान पर इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। बैरन द्वीप, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि यहीं पर स्थित है। नारकोंडम द्वीप, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित हैं। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। डंकन दर्रा, ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप समूह की बात करते हैं। अरब सागर में स्थित है, प्रवाल भित्ति से निर्मित ये द्वीप है। एटाल, जो कि प्रवाल भित्तियों का ही एक भाग है, लक्षद्वीप में ही पाए जाते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, जहां की जनसंख्या 94% मुस्लिम है। एड्रोट द्वीप, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह के लोगों का मुख्य पेशा मछली पकड़ना है, खासकर यहाँ की टूना मछली बहुत ही फेमस है। मिनिकॉय द्वीप, जो कि लक्षद्वीप का एक भाग है, वहां पर महल भाषा बोली जाती है और शेष में मलयालम भाषा बोली जाती है। 8 डिग्री चैनल, ये मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है, जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। ओके।
कुछ अन्य द्वीप को देख लीजिए। श्रीहरिकोटा द्वीप, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसरो का लॉन्चिंग पैड है ये। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच। न्यू मूर द्वीप, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, भारत बांग्लादेश सीमा पर। व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी पर उड़ीसा में स्थित है। सालसेट द्वीप अरब सागर में स्थित है, मुंबई इसी पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर ही। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है, जहां पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है, जहां पर भारत को साफ सफाई और सीमा शुल्क वसूली का अधिकार मिलता है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये 200 समुद्री मील तक है, जहां पर भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान और द्वीप के निर्माण का अधिकार दिया गया है। कोको चैनल ये भारत और म्यांमार के बीच स्थित चैनल है। भारत की नदियों को दो तंत्रों में बांटा जाता है, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे, जबकि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, द्रास और कुर्रम शामिल हैं। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट है, वहां से होता है और पाकिस्तान में अरब सागर में इसका मुहाना है। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, 2880 किलोमीटर लंबी नदी है। ये पाकिस्तान के मीठानकोट में पंच नदियों की संयुक्त धारा सिंधु नदी से आकर मिलती है। लेह जो है, लद्दाख का लेह, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी चंद्र और भागा नाम की दो नदियों को संयुक्त रूप से मिलने से बनी है। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है और सिंधु नदी में जाकर मिलती है। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती नामक परियोजनाएं चिनाब नदी पर ही स्थित हैं। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चंद्र और भागा नामक दो नदियों के मिलने से ये बनती है। झेलम नदी की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, सिंधु नदी में जाके मिलती है। तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है झेलम नदी। अनंतनाग से बारामूला तक जम्मू कश्मीर में ये नौकागम्य है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, चिनाब नदी में मिलती है, ये चिनाब की सहायक नदी है। चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में और थीन परियोजना ये दोनों रावी नदी पर स्थित हैं। व्यास नदी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ये भी नदी निकलती है, सतलज नदी में जाके ये मिलती है। पोंग परियोजना व्यास नदी के पर ही स्थित है। पाकिस्तान में न जाने वाली एकमात्र नदी यही है, व्यास नदी। जो पंच नदियां हैं उसमें व्यास नदी एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। व्यास और सतलज का संगम हरिके कहलाता है, जहां से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। ओके। सतलज नदी की बात करें तो यह तिब्बत के राकस्ताल झील से निकलती है, चिनाब नदी की ये सहायक नदी है, पूर्ववर्ती नदी है और चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज नदी। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसका बहाव क्षेत्र है। आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील से होता है। ब्रह्मपुत्र के कई सारे नाम हैं, जैसे तिब्बत में इसको सांगपो नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों में दिबांग और लोहित बाएं तट की सहायक नदियां हैं, जबकि तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, संकोश और कामेंग ये दाएं तट की सहायक नदियां हैं। 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की लंबाई है, जिसमें से 916 किलोमीटर ये भारत में बहती है, शेष ये तिब्बत चीन में बहती है। तीस्ता नदी जो कि इसकी सहायक नदी है, ये सिक्किम से निकलती है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही असम में स्थित है, याद रखिएगा। अब आते हैं गंगा नदी तंत्र की तरफ। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों आपस में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी मैदानी भाग में सबसे पहले हरिद्वार में आती है। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और भारत की सबसे लंबी नदी भी है। बहाव क्षेत्र इसका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी के अन्य नामों में जब ये उसका उद्गम होता है तो इसको भागीरथी नाम से जाना जाता है।
बांग्लादेश में पद्मा से, और जब ये मेघना नाम से जानी जाती है कब? जब ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। बांग्लादेश में जब ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो इसको मेघना कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा और हुगली नामक दो भागों में ये बट जाती है। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं? बाएं तट की सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा, जबकि दाएं तट की सहायक नदियों में यमुना, टोंस और सोन है। गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम देख लीजिए, पूछता है। सबसे पश्चिम में यमुना, फिर टोंस, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर सोन, फिर गंडक, फिर कोशी, फिर महानंदा, फिर हुगली। पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम से मिलकर बनता है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के, कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा के, नंदप्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा के, और विष्णु प्रयाग ये धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन से बनता है। गंगा की सहायक नदियों में यमुना नदी सबसे पहली नदी है जिसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री के बंदरपुछ नामक स्थान से होता है। मुहाना इसका प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना की सहायक नदी बाएं तट की टोंस और हिंडन है, जबकि दाएं तट पर चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। और ये इनका पश्चिम से पूर्व की क्रम भी है। सबसे पश्चिम में चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। ये पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी नदी है चंबल नदी, मध्य प्रदेश के महू स्थित मालवा पठार से निकलती है, और इसका मुहाना यमुना नदी इटावा पे है, यानी ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक है चंबल। अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ों के लिए। इसकी सहायक नदियों में बनास, छिप्रा और काली सिंध है। सोन नदी मैकाल पर्वत अमरकंटक से निकलती है। गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी में जाके मिलती है पटना बिहार में। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में इसका प्रवाह है। गोमती नदी पीलीभीत स्थित फुलहर झील से निकलती है। गंगा नदी में जाके मिलती है गाजीपुर में। लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली एकमात्र नदी है गोमती नदी। कोशी नदी तिब्बत के गोसाईथान पहाड़ी से निकलती है और जाके गंगा नदी में बिहार में मिल जाती है। कोशी नदी 7 नदियों से मिलकर बनी है, एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है। बिहार का शोक इस नदी को कहा जाता है। घाघरा नदी तिब्बत के मापचाचुंग हिमनद से निकलती है और गंगा नदी में छपरा बिहार में जाके मिलती है। नेपाल में इस नदी को करनैली कहते हैं। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से इसका उद्गम होता है और गंगा नदी इसका मुहाना है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली ये अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। शारदा नदी नेपाल के मिलाम हिमनद से निकलती है। गंगा नदी इसका मुहाना है। इसके अन्य नाम गोरी गंगा, जब निकलती है तो इसको गोरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर काली नदी तथा अयोध्या में इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और यमुना नदी में जाके मिलती है हमीरपुर के पास। प्राचीन काल में इस नदी का नाम नेत्रवती था। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है ये नदी। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में जाके मिल जाती है। इसको बंगाल का शोक कहते हैं। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। बराकर, जमुनिया इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी इंपॉर्टेंट है। सबसे उत्तर में दामोदर, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, और सबसे दक्षिण में वैगई नदी है। एक एक नदियों को देख लेते हैं। महानदी इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की सिहावा श्रेणी से होता है। उड़ीसा के कटक के पास ये डेल्टा बनाती है। महानदी बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा नाम से इसको जाना जाता है। इसकी सहायक नदी मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा और प्राणहिता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विजयवाड़ा के निकट ये चापाकार डेल्टा बनाती है। इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, मालप्रभा, दूधगंगा और घाटप्रभा है। हैदराबाद ये मूसी नदी के ही तट पर स्थित है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं।
कावेरी नदी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों में अर्कावती, हेमवती और अमरावती प्रमुख हैं। दक्षिण भारत की एकमात्र ये वर्षवाहिनी नदी है जो कि साल भर बहती रहती है, क्योंकि इसको दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून दोनों से वर्षा जल की प्राप्ति होती है। अन्य जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो गर्मियों में सूख जाती हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर पानी इसमें बहता रहता है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची से निकलती है। जैविक मरुस्थल वाली नदी है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। पेन्नार नदी कर्नाटक में स्थित है, कृष्णा और कावेरी के मध्य। वैगई नदी तमिलनाडु की वरुषनाद हिल से निकलती है। तमिलनाडु का मदुरै शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों को देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ पहले क्रम देख लीजिए। सबसे उत्तर में लूनी नदी, फिर साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी और फिर शरावती नदी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। पश्चिम में बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में प्रवाह है इसका। मध्य प्रदेश का जबलपुर और गुजरात का भड़ौच ये नर्मदा नदी के ही तट पर स्थित है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल पठार से निकलती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। सूरत तापी नदी के तट पर स्थित है। इसकी सहायक नदी पूर्णा है। लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध नदी है। सांभर झील से होते हुए कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है। माही नदी विंध्याचल की मेहत झील से निकलती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। राजस्थान में ये दोनों बार कर्क रेखा को काटती है। साबरमती नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। अन्य प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। गुजरात में सतरंजी नदी और मादर नदी। गोवा में मांडवी नदी। पणजी गोवा की राजधानी जो है वो पांडवी नदी के ही तट पर स्थित है। इसके अलावा गोवा में ही जुआरी नदी भी है। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा नदी है। पेरियार नदी भी केरल में स्थित है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जो अभी हाल ही में रद्द हुआ है पहलगाम हमले के बाद। सिंधु, झेलम और चिनाब, इसमें क्या था कि जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनके 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% का उपयोग भारत करेगा, जबकि रावी, सतलज और व्यास के 80% पानी का उपयोग भारत और 20% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। ओके, अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं, एस्चुरी, तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। ओके, भारत की झीलों को फटाफट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की झीलों में वुलर झील, डल झील, मानसबल, नागिन, शेषनाग और अनंतनाग झील। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, रेणुका और भृगु झील पाई जाती हैं। उत्तराखंड में राकसताल, भीमताल, खुरपाताल, रूपकुंड और नौकुचिया ताल। राजस्थान की झीलों में सांभर, डीडवाना, ढेबर, जयसमंद, नक्की, पिछौला, फतेह सागर और पंचपदरा झील, ये सब राजस्थान की झीलें हैं। महाराष्ट्र की झीलों में लोनार और पोई झील। मणिपुर में लोकटक झील। हरियाणा में सूरजकुंड झील। केरल में अष्टमुदी झील, बेम्बनाथ झील और पेरियार झील। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। असम में चपनाला झील, मेघालय में उमियम झील और उड़ीसा में चिल्का झील पाई जाती है। वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, खारे पानी की झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, ये भारत की एकमात्र क्रेटर झील है, यानी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। सांभर या डीडवाना झील राजस्थान में स्थित है, ये वायु के निक्षेप से निर्मित झीलें हैं। लैगून झीलों में पुलिकट झील, अष्टमुदी झील, बेम्बनाथ झील और कोलेरू झील है। नौकायन प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध वेलिंगटन द्वीप, ये बेम्बनाथ झील केरल में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है और ये एक मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखिएगा। भारत की घाटियों को देख लेते हैं। भारत की घाटियों में लद्दाख में मरखा घाटी, नुब्रा घाटी और सुरु घाटी है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी और मालना घाटी। मालना घाटी को हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान कहते हैं।
उत्तराखंड में नेलांग घाटी, जोहार या मिलाम घाटी, फूलों की घाटी और सोर घाटी मिलता है। नागालैंड में जुकू घाटी स्थित है। सिक्किम की यूथांग घाटी हॉट स्प्रिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी और केरल में शांत घाटी या साइलेंट वैली पाई जाती है, जो कि जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देश के प्रमुख जलप्रपात को देख लीजिए। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है, मांडवी नदी पर। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में। पलानी जलप्रपात या वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश में। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में। जोग या गरशोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा में मचकुंड नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, बीहड़ नदी पर। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में बूढ़ा घाघ नदी पर ही स्थित है। ये चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है, इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में वाराही नदी पर है, भारत का यह सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ओके, भारत की मिट्टियों को देख लेते हैं। भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद ने 1986 में भारत की मिट्टियों को 8 प्रमुख भागों में विभाजित किया। पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पंजाब से असम तक नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की घाटियों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है, यानी लगभग 33.5% पूरे भारत के क्षेत्रफल पे। यानी ये भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। इसका निर्माण नदियों के अपरदन से हुआ है। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा इसको माना जाता है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर जो कि बाढ़ के मैदान की नई मिट्टियां होती हैं, और बांगर पुरानी मिट्टियां होती हैं जो कि अपरदन से अप्रभावित रहती हैं। काली मिट्टी की बात करें तो स्थानीय रूप में इसको रेगुर तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसको चरनोजम कहा जाता है। काली मिट्टी का नाम है। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका विस्तार 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक होती है। ओके, लाल मिट्टी की बात करें तो इसका विस्तार 8.79 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है, लगभग 26.5%। ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पाई जाती है। इनका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। मरुस्थलीय मृदा, इसका विस्तार 2.62 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। ये मुख्यतः राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, इस मृदा का निर्माण उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण निक्षालन क्रिया के फलस्वरूप होता है। इसकी उर्वरता कम होती है। इस मृदा का विस्तार 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य, महाराष्ट्र और असम में पाया जाता है। इस मृदा में नाइट्रोजन, पोटास और जैविक पदार्थों की कमी होती है। लौह ऑक्साइड और एल्यूमीनियम पर्याप्त मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। लवणीय और क्षारीय मृदा, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मिट्टियों में चूना, जिप्सम और पाइराइट्स का प्रयोग कर इसको सुधारा जा सकता है। चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। चंबल घाटी मृदा परिवर्तन अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है। पर्वतीय मृदा, इसमें जीवांश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बस पीट और दलदली मृदा, ये मृदाएं नम जलवायु में बनती हैं। इनका क्षेत्र केरल और तमिलनाडु के आर्द्र प्रदेशों में है। इनका रंग फेरस आयरन के कारण नीला होता है। इस प्रकार की मिट्टियों में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। ओके, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से सिंचाई की सुविधा के साथ साथ बाढ़, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरीय परियोजना, पर्यटन आदि अनेक कार्य किए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर और नया तीर्थ कहा है। सरदार सरोवर परियोजना, यह परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है।
इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर 163 मीटर ऊंचा और 1210 मीटर लंबा बांध का निर्माण किया गया है। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा के जल का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। बिजली उत्पादन का 57% मध्य प्रदेश तथा 27% महाराष्ट्र को प्राप्त होता है। फिर भाखड़ा नांगल परियोजना है। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सतलज नदी पर बनाई गई सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यह संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इस बांध के पीछे जो झील है उसका नाम गोविंद सागर झील है। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई है। इस परियोजना में तिलैया, कोनार, मैथान, बोकारो और दुर्गापुर नामक बांध बनाए गए हैं। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में यह बांध बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। ओके, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देख लीजिए। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है, कृष्णा नदी पर। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, चंबल नदी पर। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, मयूराक्षी नदी पर। हीराकुंड ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा नदी पर, उड़ीसा में है, महानदी पर। ओमकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पर। गोविंद सागर परियोजना हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पर। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में, चंबल नदी पर। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पर स्थित है। ये इडुक्की परियोजना केरल में, पेरियार नदी पर। उकाई परियोजना गुजरात में, ताप्ती नदी पर। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की योजना है, बेतवा नदी पर। पोचमपांत परियोजना तेलंगाना में, गोदावरी नदी पर। कलपोंग परियोजना अंडमान निकोबार में, कलपोंग नदी पर। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी पर। काकरापार परियोजना गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में है, चंबल नदी पर। सुइल परियोजना हिमाचल प्रदेश की है, सुइल नदी पर। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में, कावेरी नदी पर। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश में, रामगंगा नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर। सिंगरौली परियोजना उत्तर प्रदेश में, रिहंद नदी पर। कोल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश की है, सतलज नदी पर। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना उत्तर प्रदेश की है, बेतवा नदी पर। शलाल परियोजना जम्मू कश्मीर की है, चिनाब नदी पर। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की है, सोन नदी पर। पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र की है, पूर्णा नदी पर। और नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश की है, सतलज नदी पर ये स्थित है। ओके, तो ये प्रमुख भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई और वो किस नदी पर स्थित हैं। कुछ महत्वपूर्ण नहरों को देख लीजिए भारत की। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित हथनी कुंड बैराज के बाएं तट से ये निकलती है। आगरा नहर प्रणाली, इसका उद्गम यमुना नदी पर स्थित ओखला बैराज से होता है। शारदा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली है। उत्तराखंड में शारदा नदी से ये निकलती है। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली या नगर हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से गंगा नदी के दाएं तट से निकलती है। निचली गंगा नहर, ये नहर उत्तर प्रदेश के नरौरा बुलंदशहर नामक स्थल से गंगा के दाएं तट से निकलती है। ये कुछ प्रमुख नहरें हुई। भारत की प्रमुख नहर परियोजनाओं को देख लीजिए। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में घाट प्रभा नदी से निकाली गई है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में, ताप्ती नदी पर। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, नीरा नदी पर। जवाई परियोजना राजस्थान में, जवाई नदी पर। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। सरहिंद नहर पंजाब में स्थित है, सतलज नदी से निकाली गई है। एडन नहर पश्चिम बंगाल में, दामोदर नदी से। बीकानेर नहर राजस्थान में, सतलज नदी से। मूठ नहर महाराष्ट्र में है। मालपूछा नहर केरल में, मालपूछा नदी पर। पेरियार परियोजना तमिलनाडु में, पेरियार नदी पर। और इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में सतलज और ब्यास नदियों के संगम से निकाली गई है। प्रायद्वीपीय भारत में नदियों और नहरों में पानी का अभाव रहता है, जिसके कारण सिंचाई के लिए तालाब एक प्रमुख साधन होता है। नलकूपों द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसका लगभग 73.40% क्षेत्र नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। ओके,
भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को देखेंगे, वनों को देखेंगे। सबसे पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसको सदाबहार वन कहा जाता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट में ये वन पाए जाते हैं। जैव विविधता के भंडार होते हैं, इसमें लंबे और घने वृक्ष होते हैं। मुख्य वृक्ष बात की जाए तो महोगनी, आबनूस, रबड़, सिनकोना और बांस है। दूसरा प्रकार है आर्द्र मानसूनी वन या पतझड़ वाले वनों का। ये 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि राज्यों में ये वन पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके जो वृक्ष होते हैं, सागौन, शीशम, साखू, चंदन, महुआ, आम, आंवला और खैर, इन सभी की लकड़ियां बहुत ही उपयोगी होती हैं। मरुस्थलीय वन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। इसमें वाष्पीकरण से बचने के लिए इन पौधों में कांटे होते हैं। बबूल, खेजड़ा, नागफनी और बेर इसमें प्रमुख हैं। पंजाब, वृष्टि छाया प्रदेश, पश्चिमी घाट का और उत्तरी गुजरात, यहाँ पर मरुस्थलीय वन ज्यादा पाए जाते हैं। हिमालयी वन की बात करें तो हिमालयी वन को दक्षिण भारत के जो पर्वतीय वन होते हैं उनको शोला कहते हैं। हिमालयी वनों में शीतोष्ण वन, जो कि 1800 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें ओक, बर्च, मैग्नेलिया, चेस्टनट आदि आते हैं। शंकुधारी वन 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें चीड़, देवदार, स्प्रूस, पाइन, भोजपत्र आदि पेड़ आते हैं। अल्पाइन वन, जो कि 3500 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें सिल्वर फर और जुनिपर आदि आते हैं। अगला वन है ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन। इसमें मैंग्रोवा, सुंदरी, फोनिक्स, कैसरीना और नारियल के पेड़ आते हैं। भारत में गुजरात के तट पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और कावेरी डेल्टा में ये वन पाए जाते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना, चट्टानों को देख लेते हैं। भारत में चट्टानों का जो निर्माण हुआ है उसका क्रम, सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़, फिर कोडप्पा, फिर बिंद, फिर गोंडवाना और फिर दक्कन चट्टानें बनी। आर्कियन चट्टानें पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में इनका विस्तार पाया जाता है। धारवाड़ की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, परतदार चट्टानें होती हैं। कर्नाटक के धारवाड़ जिलों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। गुजरात और असम में इनका विस्तार पाया जाता है। लोहा, सोना, मैग्नीज आदि बहुमूल्य खनिजों की इनमें प्रधानता पाई जाती है इस प्रकार के चट्टानों में। कुडप्पा चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा के नाम पर इनका नाम पड़ा है। इसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। बिंद क्रम की चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर और चूना पत्थर इसी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश की पन्ना खान और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा दोनों हीरे की खानें हैं, इसी में स्थित है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों भारत में कोयला भंडार के लिए फेमस है। भारत का 98% कोयला भंडार गोंडवाना क्रम की ही चट्टानों में पाया जाता है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें बेसाल्टिक लावा से निर्मित हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इनका विस्तार है। भारत के उद्योग की तरफ आते हैं। लौह इस्पात उद्योग। कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में भारत के लौह व इस्पात उद्योगों का विकास किया गया है। भारत में इस उद्योगों का स्थानीयकरण न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत का पालन करता है। कोयला क्षेत्र में स्थित लौह इस्पात केंद्र कौन कौन से हैं? बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर और बोकारो। लौह अयस्क क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र राउरकेला, भद्रावती, सलेम और विजयनगर। कोयला और लौह के मध्य क्षेत्र में स्थित केंद्र जमशेदपुर है। जबकि तटीय क्षेत्र में स्थित लौह इस्पात केंद्र विशाखापत्तनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के लौह इस्पात उद्योगों का विवरण देख लीजिए। पहला है टिस्को, जो कि झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। इनमें कोयला झरिया की खान से आता है। लौह अयस्क क्षेत्र उड़ीसा की गुरु महेशानी और मयूरभंज की नोआमुंडी की खान से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है और कोलकाता के बाजार में इसको बेचा जाता है। भिलाई लौह और इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। झरिया और बोकारो से कोयला आता है। डल्ली रजारा की खान से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। मुंबई, कोलकाता, मद्रास और दिल्ली इसके बाजार क्षेत्र हैं। भारतीय लौह व इस्पात संयंत्र बर्नपुर, पश्चिम बंगाल। इसमें कोयला झरिया और रानीगंज से आता है। छोटा नागपुर, पठार और उड़ीसा के क्योंझर से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है और कोलकाता इसका बाजार है। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र, ये भद्रावती, कर्नाटक में स्थित है। वनों की लकड़ी, काष्ठ कोयला का इसमें प्रयोग किया जाता है और लौह अयस्क बाबा बुदन की पहाड़ी से आता है।
दक्षिण भारत इसका बाजार क्षेत्र है। दुर्गापुर संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। झरिया की खान से कोयला, जबकि लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार से प्राप्त किया जाता है। कोलकाता इसका बाजार है। राउरकेला संयंत्र उड़ीसा में स्थित है। झरिया और तलचर की खानों से इसको कोयला मिलता है। क्योंझर से लौह अयस्क प्राप्त होता है। चेन्नई, मुंबई और विशाखापत्तनम इसके बाजार क्षेत्र हैं। बोकारो संयंत्र झारखंड में स्थित है। झरिया और करणपुर से लोहा की प्राप्ति, जबकि उड़ीसा के क्योंझर से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। कोलकाता इसका बाजार है। विशाखापत्तनम संयंत्र में आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जो कोयला आता है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है और लौह अयस्क बैलाडीला से प्राप्त किया जाता है और इससे जो कुछ बनता है उसको निर्यात किया जाता है। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया से आयातित कोयला और बाबा बुदन की पहाड़ी से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। दक्षिण भारत इसका बाजार है। पारादीप संयंत्र उड़ीसा में स्थित है। झरिया और तलचर से कोयला और क्योंझर से लौह अयस्क मिलता है। इससे भी जो बनने वाले उत्पाद है उसको निर्यात किया जाता है। विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र ये सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है। भिलाई संयंत्र को रूस के सहयोग से, राउरकेला को जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर को ब्रिटेन के सहयोग से और बोकारो को रूस के सहयोग से बनाया गया है। ओके। एल्यूमीनियम उद्योग, इस उद्योग के स्थानीयकरण में बॉक्साइट और विद्युत की उपलब्धता होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः इस उद्योग की स्थापना वैसे स्थानों पर हुई है जहां सस्ती जल विद्युत और कच्चा माल उपलब्ध हो। भारत में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल के जेके नगर में लगाया गया है। कुछ प्रमुख एल्यूमीनियम की कंपनियां देख लीजिए। हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कंपनी या हिंडाल्को जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना अमेरिका के सहयोग से उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हुई है। रेणुकूट कारखाने को बॉक्साइट की आपूर्ति झारखंड और अमरकंटक से तथा सस्ती विद्युत रिहंद जल विद्युत परियोजना से प्राप्त होता है। दूसरी कंपनी है इंडाल्को यानी इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से हुई है। इसके कारखाने झारखंड के मुरी में, केरल के अलवाई में, पश्चिम बंगाल के जेके नगर में और उड़ीसा के हीराकुंड में स्थित हैं। अगला है बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुई है। इसके कारखाने कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को। इसकी स्थापना फ्रांस के सहयोग से हुई है। इसके कारखाने उड़ीसा के दामनजोड़ी और उड़ीसा के अनुगुल में स्थित हैं। फिर है माल्को यानी मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना इटली के सहयोग से हुई है। इसके कारखाने तमिलनाडु के मैटूर और तमिलनाडु के सलेम में स्थित हैं। वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड का कारखाना उड़ीसा के झारसर गुड़ा में स्थित है। ओके। सीमेंट उद्योग की बात करें तो सीमेंट मूल रूप से संघटकों का मिश्रण है। यह मुख्यतः सिलिकेट और कैल्शियम का एल्यूमिनेट होता है, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड से तैयार किया जाता है। सीमेंट उद्योग वजन ह्रासी तथा मूलतः कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। भारत में सीमेंट उद्योग राजस्थान से विंध्य पर्वत तथा छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का परंपरागत उद्योग है। भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम कारखाने की स्थापना 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के निम्न कारण हैं। भारत में कपास का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। देश में उस उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। वस्त्र उद्योग शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कच्चे माल या बाजार के समीप कहीं भी की जा सकती है। प्रारंभ में इस उद्योग का विकास देश के कपास उत्पादक बाजारों में ही किया हुआ। हाल के वर्षों में इस उद्योगों का विकेंद्रीकरण बाजार की सुविधा वाले क्षेत्रों में हुआ है। तमिलनाडु में देश की सर्वाधिक सूती कपड़ा की मिलें हैं। यहाँ जल विद्युत बाजार, कुशल और सस्ते श्रम व कच्चे माल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अहमदाबाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कागज उद्योग की बात करें तो कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में सेलुलोज की लुगदी का प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्राप्ति मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की खोई तथा रद्दी कागज से होती है। भारत में कागज निर्माण के लिए सबसे अधिक बांस का प्रयोग किया जाता है।
कागज उद्योग वजन हरासी उद्योग है। 1 टन कागज बनाने के लिए 2.5 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अतः कागज उद्योग का विकास उन स्थानों पर हुआ है जहां कच्चे माल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जूट उद्योग, गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है, एक प्राकृतिक, नवीकरणीय और पारिस्थितिकीय अनुकूल उत्पाद होने के कारण सुरक्षित पैकेजिंग के सभी मानकों को ये पूरा करता है। जूट उद्योग एक शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है, अतः इसके कारखाने बाजार या कच्चे माल के क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। देश में इस उद्योग का केंद्रीकरण जूट उत्पादक क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल देश में कुल जूट उत्पादन का लगभग 85% उत्पादित करता है। यहाँ जूट मिलें अधिक होने के निम्न कारण हैं। यहाँ जूट मिलों को आसानी से कच्चा माल प्राप्त होता है क्योंकि पश्चिम बंगाल व समीपवर्ती क्षेत्रों की जलवायु जूट उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। जनसंख्या की अधिकता के कारण सस्ती दर पर श्रमिक उपलब्ध होते हैं। बंदरगाह सुविधा होने के कारण निर्यात की सुविधा भी उपलब्ध है। चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग है, अतः यह एक भार हरासी उद्योग है। अतः इस उद्योग की अवस्थिति कच्चे माल के क्षेत्र में होती है। चीनी के उत्पादन में ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान पर है। देश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, किंतु चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। चीनी का उत्पादन मुख्यतः गन्ने से होता है, किंतु वर्तमान में चुकंदर और शकरकंद से भी चीनी का उत्पादन हो रहा है। ओके, भारत के खनिज को देख लेते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में लौह खनिज और अलौह खनिज होते हैं। लौह खनिजों में लौह अयस्क, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट और टंगस्टन आते हैं। अलौह में पारा, कैडमियम, सीसा, जस्ता, तांबा और सोना आता है। अधात्विक खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हीरा, पन्ना, ग्रेफाइट, अपभ्रक, जिप्सम आदि आते हैं। लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है। इसकी प्रमुख खानें कौन कौन सी हैं? छत्तीसगढ़ में डल्ली राजहरा की खान और बैलाडीला की खान, गुरु महिषानी और बादाम पहाड़ी उड़ीसा में, बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में। उत्पादक राज्यों में देखिए, उत्पादक राज्यों की लिस्ट हम आपको अलग से देंगे, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि लौह अयस्क में उड़ीसा नंबर 1 पर है। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। मैग्नेटाइट, जिसमें 70% लोहा होता है, ये सर्वोत्तम माना जाता है, इसको काला अयस्क कहते हैं। हेमेटाइट में 65% लोहा होता है, इसको आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। लिमोनाइट ये तीसरा सर्वोत्तम किस्म है, 50% लोहा होता है। और सीडेराइट एक घटिया किस्म का लौह अयस्क होता है, इसमें सिर्फ 40% लोहा होता है। दूसरा खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज की प्रमुख खानें उड़ीसा की कोरापुट और कालाहांडी की खान और मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा की खान। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रमुख भंडार कर्नाटक में है। लोहा, इस्पात और पेंट बनाने में इसका प्रयोग होता है। बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। उड़ीसा की कोरापुट और पंचपतमाली की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश का अमरकंटक और झारखंड का पलामू और लोहरदगा इसकी प्रमुख खानें हैं। उड़ीसा नंबर 1 पर है उत्पादन में। लेटराइट चट्टान में इसकी प्राप्ति होती है। तांबा की बात करें, तांबा के अयस्कों में चेल्कोपायराइट और ब्रोनाइट प्रमुख है। तांबा की प्रमुख खानों में मध्य प्रदेश की मलाजकंड की खान बहुत फेमस है। राजस्थान के झुंझुनू जिले की खेतड़ी की खान विश्व प्रसिद्ध है। झारखंड का मोशाबानी क्षेत्र। मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में नंबर 1 पर है। तांबा का उपयोग बिजली उपकरण, सौर, पवन ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। क्रोमाइट, उड़ीसा की सुकंदा घाटी बहुत फेमस है क्रोमाइट के लिए। उड़ीसा लगभग 95% क्रोमाइट का उत्पादन अकेले करता है। क्रोमाइट और निकिल को अगर मिला दिया जाए तो स्टेनलेस स्टील बनता है। सोना के लिए कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खान, उत्तर प्रदेश का रामगंगा नदी और सोन नदी प्रमुख क्षेत्र है। कर्नाटक इसका प्रमुख उत्पादन देश राज्य है। जस्ता राजस्थान की जावर खान और राजस्थान की रामपुरा गोचा की खानों में मिलता है। राजस्थान सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है। लोहे को जंगरोधी बनाने में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। सीसा और चांदी के साथ ही ये मिलता है, स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। अब्रक झारखंड की हजारीबाग की खान और आंध्र प्रदेश की नेल्लौर की खान। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है अभ्रक उत्पादन में। अभ्रक के अयस्कों में मास्को व्हाइट, जिसको श्वेत अभ्रक कहा जाता है, और बायो व्हाइट, जिसको श्याम अभ्रक कहा जाता है। हीरा मध्य प्रदेश की पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान। मध्य प्रदेश इसका एकमात्र उत्पादन राज्य है भारत में। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। मुंबई हीरे की सबसे बड़ी मंडी है। थोरियम केरल के मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। केरल में ही सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है।
भारत पूरे विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र देख लीजिए, अक्सर पूछता है। दामोदर घाटी, बराकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सोन घाटी मध्य प्रदेश, उमरिया क्षेत्र। गोदावरी घाटी सिंगरैनी तेलंगाना। महानदी घाटी तलचर उड़ीसा। नेवेली तमिलनाडु का। कोरबा छत्तीसगढ़। राजमहल झारखंड। सुहागपुर मध्य प्रदेश। विश्रामपुर छत्तीसगढ़। रानीगंज पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ये। माकूम असम। नामचिक अरुणाचल प्रदेश में। एंथ्रेसाइट कोयला के लिए बहुत फेमस है नामचिक। गिरिडीह झारखंड का। सुहागपुर मध्य प्रदेश। झिलमिल छत्तीसगढ़। रामपुर हिमगिर उड़ीसा। रंगीत घाटी सिक्किम। तंदूर तेलंगाना। ललमटिया झारखंड और करनपुरा या कर्णपुरा झारखंड, ये सभी कोयले के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र माने जाते हैं। भारत के प्रमुख खनिजों के क्षेत्र देख लीजिए किसके लिए फेमस है। माकूम कोयला के लिए। कोरापुट बॉक्साइट। चित्रदुर्ग मैग्नीज। बादाम पहाड़ लौह अयस्क। कोडरमा अभ्रक की बहुत ही प्रसिद्ध खान है। मोशाबानी तांबा। अंकलेश्वर खनिज तेल। डल्ली रजहरा लौह अयस्क की खेतड़ी तांबा। क्योंझर लौह अयस्क। कोरबा कोयला और कोलार की खान सोने के लिए बहुत ही फेमस है। भारत में तांबा के प्रमुख क्षेत्र देख लीजिए। महाराष्ट्र का चंद्रपुर। कर्नाटक में चित्रदुर्ग और हसन। मध्य प्रदेश में बालाघाट। राजस्थान में खेतड़ी। आंध्र प्रदेश में अग्निकुंडला और तमिलनाडु में दक्षिणी अर्काट, ये तांबा के प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत की प्रमुख तेल शोधन कारखानाएं देख लीजिए। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख कारखाने जो तेल शोधन के हैं वो असम के गुवाहाटी में, बिहार के बरौनी में, गुजरात के कोयली में, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में, असम के डिगबोई में, हरियाणा के पानीपत में, असम के बोगाईगांव में और उड़ीसा के पारादीप में स्थित है। ये सभी इंडियन ऑयल के कारखाने हैं तेल शोधन के। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कारखाने महाराष्ट्र के मुंबई में और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित हैं। भारत पेट्रोलियम के केरल के कोचीन में और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के तमिलनाडु के मनाली में और तमिलनाडु के नरीमरन में स्थित है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये असम के नुमालीगढ़ में स्थित है। मंगलौर रिफाइनरी कर्नाटक के मंगलौर में स्थित है। तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड ये तातीपाका आंध्र प्रदेश में स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में इसका कारखाना है। एसआर ऑयल गुजरात के वाडीनार में है। भारत पेट्रोलियम व ओमान ऑयल कंपनी का संयुक्त उद्यम मध्य प्रदेश के बीना में स्थापित किया गया है। जल विद्युत ऊर्जा, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई थी। 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक के शिवसमुद्रम में जल विद्युत निगम स्थापित हुआ। 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी। तापीय विद्युत ऊर्जा, 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना नई दिल्ली में की गई। वर्तमान में एनटीपीसी की कुल संस्थापित क्षमता 76,074 मेगावाट है। एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी तापीय विद्युत उत्पादक कंपनी है। देश के 3 तापीय शक्ति क्षमता वाले राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश हैं। परमाणु ऊर्जा, भारत में परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा की स्थापना 1956 में की गई थी। ओके, प्रमुख तापीय परियोजना और राज्य इंपॉर्टेंट है ये। उकाई ये तापीय परियोजना है गुजरात में, बदरपुर दिल्ली में है, पतरातू झारखंड, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश, उतरन गुजरात और पारस महाराष्ट्र में स्थित है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में स्थित है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रूस के सहयोग से 1967 में की गई है। प्रमुख नाभिकीय संयंत्र देख लीजिए। रावत भाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, एन्नौर तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक क्षेत्र गुजरात का खंभात तट है। प्रमुख गर्म जल स्रोत देख लीजिए।
मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी मध्य प्रदेश में, तप्त पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में, और ताता पानी छत्तीसगढ़ में। दोनों में अंतर रखिएगा, तप्त पानी उड़ीसा में और ताता पानी छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत के बंदरगाह देख लीजिए। भारत में 13 बड़े और लगभग एक 205 छोटे बंदरगाह हैं। दीनदयाल बंदरगाह ये ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह है, गुजरात में स्थित है। पुराना नाम कांडला बंदरगाह है। इसको मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। पेट्रोलियम, गंधक और उर्वरक का आयात यहाँ से होता है। मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, महाराष्ट्र में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नौहावा सेवा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह की सहायता के लिए इसको बनाया गया है। इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, तमिलनाडु में स्थित है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। ये एक खुला सागरीय बंदरगाह भी माना जाता है। विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है ये। एन्नौर बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, तमिलनाडु में स्थित है। इसे कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। यह भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। मरमुगाओ बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, गोवा में स्थित है, लौह अयस्क का निर्यात यहाँ से होता है। पारादीप बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, उड़ीसा में स्थित है, जापान को लौह अयस्क का निर्यात करता है। तूतीकोरिन बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, तमिलनाडु में स्थित है, मत्स्य पत्तन के लिए प्रसिद्ध है ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह नदी पत्तन है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे कोलकाता बंदरगाह भी कहते हैं। हल्दिया बंदरगाह इसका सहायक है। कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, केरल में स्थित है। ओके, प्रमुख पर्यटन स्थल को देख लीजिए। चक्राता ये देहरादून उत्तराखंड में है, हफलांग असम में है, कालिम्पोंग एक हिल स्टेशन है पश्चिम बंगाल का, कुफरी हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित एक हिल स्टेशन है, कसौली हिमाचल प्रदेश में, ऊटी तमिलनाडु में, किलोंग हिमाचल प्रदेश में, औली उत्तराखंड में, उड़वाड़ा गुजरात में है, पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु में, बन्नी चारागाह गुजरात में, बुग्याल चारागाह उत्तराखंड में, खज्जियार हिमाचल प्रदेश में और पहलगाम जम्मू कश्मीर में स्थित है। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है, जो कि शेषाचलम पर्वत श्रेणी में स्थित है। भगवान रंगनाथ का मंदिर विलगिरी रंगा पहाड़ी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये दोनों परीक्षा में आते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख जनजातियां देख लीजिए। जनजातीय समुदायों में पहली है इरूला, दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करने वाली एक आदिम जनजाति है। भाषा इनकी अपभ्रंश तमिल है। विष्णु पूजक होते हैं और मृतकों को ये गाड़ते हैं। इरूला। टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत की जनजाति है। इनके निवास स्थान को टोडा कहते हैं। इनमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। भूमध्य सागरीय प्रजाति है ये टोडा। थारू ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। अपने को किरात वंश का बताते हैं। ये संयुक्त परिवार प्रथा इसमें प्रचलित है। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं थारू। भोटिया, भूटिया नहीं भोटिया, उत्तराखंड की जनजाति है, मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एक पत्नी प्रथा प्रचलित है। ऋतु प्रवास करते हैं ये लोग। लेप्चा सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में निवास करते हैं। सिक्किम के पुराने निवासी माने जाते हैं। पशुपालक जनजाति है ये। अंडमान और निकोबार की जनजातियों को देख लीजिए। ओंग जनजाति लघु अंडमान की है। जारवा मध्य व दक्षिणी अंडमान। सेंटिलीज सेंटिनल द्वीप की है। शोम्पेन ग्रेट निकोबार की है और निकोबारी ग्रेट निकोबार की जनजातियां हैं। ये सब कुल मिला के अंडमान और निकोबार की जनजातियां हैं, ये याद रखिएगा। प्रमुख जनजातियां और देख लीजिए। जारवा अंडमान निकोबार की, कुकी मणिपुर की, कई बार आ चुका है। थारू उत्तर प्रदेश की, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। गोंड मध्य प्रदेश की। केरिया उड़ीसा की है। केरिया, केरिया याद रखिएगा। भूटिया सिक्किम की है, ऋतु प्रवास करते हैं। चेचू आंध्र प्रदेश की, नल्लामलाई क्षेत्र की है। भील सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। बहुपति विवाह प्रथा है ये। मुंडा झारखंड के छोटा नागपुर पठार में निवास करती है। सरहुल त्योहार ये मनाती है। राजी उत्तराखंड की जनजाति। लेप्चा सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। सेंटिनली अंडमान निकोबार की है। गारो मेघालय की है और जौनसारी उत्तराखंड की जनजातियां हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट
भारत का भूगोल और सभी टॉपिक को भारत के भूगोल के इसमें कवर कर लिया गया है। उम्मीद यही है कोई भी टॉपिक छूटा ना है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सुपर रिवीजन वीडियो के साथ में। नमस्कार।